Hello everyone. I've been getting this question. How do you actually choose a good term and health insurance without getting confused? Because honestly, options बहुत हैं. Like plans हैं, features हैं, riders हैं, which becomes too much sometime. But maybe it is simpler than what you think of. तो आज दोनों इंश्योरेंस को कवर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है फॉर द टर्म इंश्योरेंस एंड फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस. और अपन राइडर्स भी कवर करेंगे क्योंकि द प्लान्स कम विद द राइडर्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गेट्स कंफ्यूज इन राइडर्स पार्ट. क्योंकि बेसिक इंश्योरेंस में तो आपको पता है कि हाँ कितना कवरेज लेना है, इतने साल के लिए लेना है, और एक्चुअल पार्ट आता है आपके राइडर्स में कि एक्चुअली वो चूज करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वेदर दैट मेक्स सेंस फॉर यू और नॉट. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टर्म इंश्योरेंस. बहुत ही सिंपल है, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट. सो इट्स वेरी सिंपल फंडा कि यू आर सिक्योरिंग योर फैमिली फाइनेंशियल्स इफ यू आर नॉट देयर विद देम. तो इसमें मेन बात आती है कि आप कवरेज अमाउंट बहुत सोच समझ के चूज करना पड़ता है आपको, क्योंकि ये कोई रैंडम नंबर नहीं है. इट इज रिप्लेसमेंट फॉर योर इनकम फॉर योर फैमिली इफ यू आर नॉट देयर विद देम. तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन अर्न्स 10 lakhs a year, तो आइडियली उसका 10x अमाउंट का, लाइक 10 times इज 1 crore, उसका एक कवरेज अमाउंट होना चाहिए ताकि उसके जाने के बाद वो फैमिली फाइनेंशियली ओवरबर्डन फील ना करे, और आपकी जो टर्म इंश्योरेंस है, जो भी लमसम पैसा उनको मिलेगा, दैट विल हेल्प देम to meet their expenses and all everything. So it's basically as insurance for your family, right? And you can call it as a replacement of your income. तो अपन कवरेज के अमाउंट की बात कर ली. द मोर कवरेज यू गेट द मोर इट इज बेटर, बट डू नॉट ओवर इंश्योर योरसेल्फ बिकॉज उसके प्रीमियम्स भी बढ़ेंगे आपके मंथली और ईयरली. तो आइडियली मेरे हिसाब से फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट इज 10 times is the minimum, and if you can go for 1.5 or 2x of your income, that is much better if you can afford it. That अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो मोस्टली अगर आप 30 साल से पहले टर्म इंश्योरेंस प्लान कर रहे हो, देन इट विल बी हार्डली 1,000 रुपीज और 1,100 रुपीज पर मंथ. तो इट्स, और इसका प्रीमियम लॉक इन हो जाता है, और अब तो जीएसटी भी नहीं है इन पे प्रीमियम पे. तो जितना जल्दी आप ले लोगे उतना जल्दी प्रीमियम लॉक होगा, और जितने सालों तक आप अपने आप को टेन्योर तक इंश्योर्ड करते हो तो वो सेम प्रीमियम आपको हर मंथ देना पड़ता है. द लेटर यू टेक, प्रीमियम विल बी हायर बेस्ड ऑन योर एज. सो एडवाइजेबल है कि आप पहले ही ले लें. और इसके अलावा कुछ नहीं है. टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ कवरेज और एक टेन्योर चूज करने की बात है. ये सिंपल है. अगर ये ले ले तो इट्स मोर देन इनफ. लेकिन फिर भी आप राइडर्स पे जाना चाहते हो कि देयर आर लॉट ऑफ राइडर्स एंड आई वांट टू डू मोर, आई वांट टू गेट मोर सिक्योर्ड. तो दो इंपॉर्टेंट राइडर्स हैं विच आई फील कि आपको हेल्प करते हैं. लाइक वन राइडर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल इलनेस राइडर. उसमें क्या होता है कि वंस यू आर डायग्नोज विद सम क्रिटिकल इलनेस लाइक टर्मिनल इलनेस, वो लिस्ट है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट होती है. उसमें 60 से 70 टर्म इंश्योरेंस का नाम आ रहा है, क्रिटिकल इलनेस के नाम होते हैं जो आप ले सकते हो. लाइक इट इंक्लूड्स कैंसर, हार्ट डिजीज एंड ऑल एवरीथिंग. तो इस राइडर से क्या हेल्प मिलती है? इस राइडर से आपको ये हेल्प मिलती है कि वंस इट इज डायग्नोज, देन कंपनी, दैट इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू अ लमसम अमाउंट. इस राइडर का एक डिफरेंट कवरेज अमाउंट होता है जो आप चूज कर सकते हो, लाइक 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की डायग्नोसिस पे आपको एक लमसम मनी मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर कवरेज, बिकॉज यू आर नॉट दैट येट, राइट. बट टर्मिनल इलनेस के इलाज में पैसा ज्यादा लगता है, तो एक लमसम मनी आपको मिलता है जो आप यूज कर सकते हो फॉर दैट टाइम बिंग. Okay, don't get it confused with the medical insurance, right? It is separate. Then another thing is accidental disability rider. So if a person, in worst scenario, if a person met with an accident, तो और उसको कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है एंड ही लूजेस द इनकम सोर्स, बट ही इज अलाइव बट लूजेस द इनकम सोर्स, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एक्सपेंस तो रुकेंगे नहीं बट इनकम रुक गई. तो ऐसी सिचुएशन में भी इसमें क्या होता है कि आपको एक कवरेज अमाउंट चूज करना पड़ता है फॉर द पर्टिकुलर ईयर्स. इसका भी एक डिफरेंट टेन्योर सेट करना पड़ता है और कवरेज अमाउंट होता है. कुछ राइडर्स आपको ये हेल्प करते हैं कि आपको मंथली इनकम प्रोवाइड करते हैं उस कवरेज अमाउंट का 1% और 2% मंथली वो पे आउट करते हैं, और यू कैन चूज अ लमसम अमाउंट ऑल्सो. ओके, सो दोज टू आर मोर देन इनफ इफ यू टेक अ गुड कवरेज ऑफ टर्म इंश्योरेंस. एक और चीज है जो आप ले सकते हो, इज अ वेवर ऑफ प्रीमियम. नाउ वी विल टॉक अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, और इसका प्रीमियम अमाउंट भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे. लाइक फर्स्ट यूजुअली कवरेज अमाउंट. मेडिकल इंश्योरेंस के मामले में कवरेज अमाउंट जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो इट इज़ अ मेजर एक्सपेंस, राइट, एट दैट टाइम. तो मेडिकल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है.
तो ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेते टाइम ध्यान देनी चाहिए। एज फैक्टर वेरी करता है, क्योंकि आप जितना जल्दी मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हो उतना ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। मिनिमम 10 लाख का रखो अभी अगर आप शुरू कर रहे हो। एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर की भी आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होगी। तो 10 लाख इज़ आइडल कि आप वहाँ से शुरू कर सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है कि अगर आपने उस साल में क्लेम नहीं लिया है तो वो जो सम इंश्योर्ड है, जो 10 लाख का कवरेज है, वो अगले साल परसेंटेज वाइज बढ़ता है। लाइक सम इंश्योरेंस कंपनी गिव्स यू 20%, 50% एंड सम इवन गिव यू 100%। तो उसकी भी एक कैपिंग होती है कि कितने साल तक आपको रिन्यूअल बोनस मिलेगा। कोई 5 साल के लिए देता है, कोई इन्फिनिटी भी देता है। तो अगर 10 लाख का आपका इंश्योरेंस कवरेज है आज, तो 2 साल बाद वो 20 लाख भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर रिन्यूअल परसेंटेज। ठीक है, तो एक चीज़ ये फैक्टर ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, मेडिकल इंश्योरेंस कम्स विद द कूलिंग पीरियड, कि अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, थायराइड है, बीपी है या फिर हार्ट डिजीज है, तो वो एक प्री एग्जिस्टिंग इलनेस में आता है, वो आपको डिक्लेयर करनी चाहिए। डोंट हाइड दिस इन्फॉर्मेशन वाइल टेकिंग द हेल्थ इंश्योरेंस, इवन इफ योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो। अगर आप स्मोक कर रहे हो या फिर टोबैको यूज़ करते हो, चू करते हो, या फिर आप एल्कोहलिक हो, तो आपको ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं टू द इंश्योरेंस। सो बिकॉज वंस द टाइम कम्स फॉर द क्लेम, वहाँ पे फिर ये इश्यूज कर देते हैं कि आपने हमको बताया नहीं कि आपके प्री एग्जिस्टिंग इलनेस भी थी या फिर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, क्योंकि ये प्रीमियम अमाउंट डिसाइड करता है। और इट्स गुड टू बी ऑनेस्ट वाइल टेकिंग द हेल्थ इंश्योरेंस। वो क्लेम प्रोसेस में आपको इश्यूज क्रिएट नहीं करता है फिर। ठीक है, दूसरी चीज़ कूलिंग पीरियड की मैं बात कर रहा था कि किसी मिनिमम, आई थिंक ये जो है प्री एग्जिस्टिंग इलनेस का कूलिंग पीरियड शायद 24 मंथ्स होता है, मिनिमम होता है कि आप 24 मंथ तक इस एग्जिस्टिंग इलनेस का क्लेम नहीं ले सकते हो। एक और टर्म आता है एक स्लो ग्रोइंग डिजीज के नाम से, जिसका भी कूलिंग पीरियड होता है 2 साल 3 साल, वो हर एक इंश्योरेंस में मेंशन होता है कि जो स्लो ग्रोइंग डिजीज हो गई, जैसे हर्निया हो गया या नी रिप्लेसमेंट या नी जॉइंट्स रिप्लेसमेंट, ये जो चीज़ें हैं जो स्लो ग्रोइंग रहती हैं, उसमें भी लिस्ट ऑफ डिजीज रहती हैं। तो आपको पढ़ लेनी चाहिए कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो स्लो ग्रोइंग में वो मानते हैं। तो उसका भी एक कूलिंग पीरियड होता है। ठीक है, और ये जो 2 कूलिंग पीरियड मैंने बताए हैं, इसके राइडर्स भी मिलते हैं कि अगर आपको कूलिंग पीरियड सर्व नहीं करना है तो राइडर्स मिलते हैं इनके, कि एड ऑन्स मिलते हैं कि पॉलिसी आपने बेसिक ले ली 10 लाख की, बट एक राइडर भी ले लिया कि मेरे को प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है बट आई डोंट वांट टू सर्व द कूलिंग पीरियड, तो इसका एक राइडर मिलता है। उसका भी एक डिफरेंट प्रीमियम देना पड़ता है आपको बेस प्रीमियम के अलावा, लेकिन वो राइडर की अमाउंट आपको हर साल देनी पड़ेगी। ठीक है, वो प्रीमियम सेट हो जाएगा और हर साल आपको देना पड़ेगा अगर आप सेम इंश्योरेंस से आप रिन्यू करते हो। और बेटर टू स्टिक विद द सेम इंश्योरेंस, बिकॉज जो कूलिंग पीरियड आप सर्व कर रहे हो वो उसी इंश्योरेंस में रहेगा until unless you port it to the some other insurer। पोर्टिंग का ऑप्शन सभी इंश्योरेंस में अवेलेबल नहीं है, मोस्टली है बट कुछ कुछ इंश्योरेंस कंपनी अलाउ नहीं करती है। इफ यू हैव अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर मेडिकल इंश्योरेंस, आई सजेस्ट यू टू गेट अ पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस बिकॉज दैट इज मोर कंप्लीट। आप एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस तब काम आती है कि आपने अभी इंश्योरेंस ली है बट आपके पास एक कूलिंग पीरियड है टू सर्व। अब रूम रेंट कैसे डिसाइड करता है आपका मेडिकल बिल? रूम रेंट यूजुअली हर एक इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है सिंगल प्राइवेट एसी रूम, जो आपको मिलता है एज पर योर इंश्योरेंस पॉलिसी। बट आई सजेस्ट यू टू टेक नो रूम रेंट लिमिट वाला हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि रूम अगर अवेलेबल नहीं हुआ जिस रूम की आपने पॉलिसी ले रखी है, अगर वो चेंज हुआ तो उस चेंज के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर के फीस, डॉक्टर विजिट्स, मेडिसिन, आपके इलाज के ट्रीटमेंट का खर्चा, वो सब प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होते जाते हैं। मतलब अनवांटेड वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रूम रेंट लिमिट डिसाइड करता है कि एडिशनल एक्सपेंसेस कितने मल्टीप्लाई होके बिल्स में एड ऑन होंगे हॉस्पिटल के। ठीक है, तो बेटर टू टेक नो रूम रेंट लिमिट वाला इंश्योरेंस। आई थिंक दिस इज द बेसिक विच वी हैव कवर्ड फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस। इसमें भी बहुत सारे राइडर्स होते हैं, जो मैंने आपको 2 राइडर्स मैंने बताए। ठीक है, और हाँ एक चीज़ रह गई, मैटर्निटी। मैटर्निटी के लिए आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो डोंट गो विद द थॉट कि मेरी मैटर्निटी में मेरी हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि बहुत ही कम कवरेज रहता है कंपेयर टू द एक्चुअल एक्सपेंसेस। और इसमें भी बहुत कूलिंग पीरियड आपको सर्व करना ही पड़ेगा, इसका कोई राइडर भी नहीं होता है, क्योंकि ये प्लान मेडिकल एक्सपेंसेस है। तो इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ा दूरी रहती है कि 2 साल तो आपको सर्व करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा, कि ताकि वो आप क्लेम 2 साल के अंदर ही ले लोगे तो उनका प्रीमियम तो उतना गया भी नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, और उतना ज़्यादा कवरेज भी नहीं मिलता है मैटरनिटी पे। इट्स बेटर टू हैव अ सेपरेट फंड फॉर मैटरनिटी, क्योंकि बच्चे की हेल्थ है, मदर की हेल्थ है, उस सब पे खर्चा लगता है फॉर द न्यूट्रिशन एंड फॉर ट्रीटमेंट्स। तो समहाउ इट विल हेल्प योर करंट मेडिकल इंश्योरेंस, बट कुछ कुछ इंश्योरर आपको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देते हैं। अगर चूज़ करोगे तो वो प्रीमियम ज़्यादा लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं मिस कर गया, वो है कि हॉस्पिटल का कवरेज नेटवर्क। ठीक है, हर एक इंश्योरर
के पास एक हॉस्पिटल की लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी कैशलेस फैसिलिटी क्या होती है कि इंश्योरर आपको एक कार्ड देता है, डिजिटल होता है वो, पीडीएफ होती है। जब भी कोई एडमिट होता है जिसके भी इंश्योरेंस है, वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जब भी आपकी फाइल बनती है तो उसको वो देना पड़ता है कि दैट आई एम कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस। तो कैशलेस ट्रीटमेंट चलता है। कैशलेस मतलब आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं होती इसमें, डेट विल बी फुली कैशलेस। अब इसमें क्या होता है एक टर्म होती है कि पहले चलती थी, अब तो नहीं है मोस्टली, अब तो मॉडर्न इंश्योरेंस में टर्म पॉलिसीज में बिल्कुल भी नहीं है कि इंश्योरर आपका कुछ परसेंटेज आपसे लेता था टोटल बिल का, कि 80% इंश्योरर पे करेगा बट 20% आपको पे करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर अवॉइड करो, 100% कैशलेस पे ही पॉलिसी लो, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। हॉस्पिटल नेटवर्क ज़्यादा बेटर हो, मतलब जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स आपके नियर बाई हैं वो कवर्ड हैं कि नहीं है उस पॉलिसी में, तो वो भी एक ध्यान देने वाली फैक्टर है, क्योंकि इमरजेंसी में आप नियरेस्ट हॉस्पिटल पे ही जाते हो। अगर वो कैशलेस में लिस्टेड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पे करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू गेट द रीइंबर्समेंट फ्रॉम योर इंश्योरेंस कंपनी। दैट इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बेटर है कि कैशलेस हॉस्पिटल्स के नेटवर्क पे ही आप जाओ और वो आपके नियरेस्ट विसिनिटी में अवेलेबल हो। दैट्स ऑल। एंड इवन इफ यू हैव फर्दर डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई देयर, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो आई कैनॉट कवर इट एग्जॉस्टिवली। So still, if you have more doubts, you can comment and I'll reply instantly. Thank you. Thank you for watching. Stay tuned.